Very good morning, my dear students, and welcome back to the morning assembly. Today is 23rd of September, and now I don't need to explain all my assembly programs. I will directly start history of the day, history of 23rd September. But before starting any program, I would like to thank all those students for their lovely comments on the video. As I already made commitment to you that जिस भी बच्चे का आंसर मुझे within 2 hours मिलेगा, मैं उसका नेम मेंशन करूंगा. I'm really sorry. I had not expected that these numbers 75 plus comments I have got within 2 hours. So cannot mention all the names, but yes, from the bottom of my heart, I would like to thank all those students, and yes, all those answers were very correct. So your Google search speed is really good and you got the right answer. Thank you so much all the students. And yes, I believe that today also and every day also I am gonna get the same comments, same number of views, same number of subscribers. Yes, to get instant alert, do subscribe to the Crescent School YouTube channel. So let's back to the morning assembly. Today is 23rd of September. तो आज के 23 सितंबर की हिस्ट्री में हमें क्या है जो जानना बहुत जरूरी है और हमें जरूर इसके बारे में पता होना चाहिए, जो हमारे जीके को भी बढ़ाएगा और हमारे इंडियन हिस्ट्री की नॉलेज को भी बढ़ाएगा. सो 23 सितंबर 1803 की बात करें तो 23 सितंबर 1803 में एक वॉर हुआ था. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द आर्मी ऑफ मराठा. मराठा और ब्रिटिश के बीच में एक वॉर हुआ था. उस वॉर का नाम था द बैटल ऑफ असाई. आपको पता ही है कि 1800 के टाइम में ब्रिटिश बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे. सो द बैटल ऑफ असाई में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मराठा आर्मी थी उसको ब्रिटिश ने डिफीट कर दिया. यस, 1800 का टाइम था, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी. लेकिन इस डिफीट का मतलब ऐसा नहीं था कि इंडियन या फिर मराठी जो उस टाइम हारे थे वो बहुत कमजोर थे, क्योंकि अब अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें धीरे धीरे उठने लगी थी. क्योंकि उसके ठीक 50-53 साल बाद हमने 1857 भी देखा है, 1857 भी हुआ है और फिर 1857 के बाद लगातार क्रांतियां रही हैं. तो आज की हिस्ट्री में पहले तो हमने देखा कि 1803 में ब्रिटिश डिफीटेड मराठा आर्मी, बट साथ ही साथ उनको जवाब देने के लिए, जवाब मतलब ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने के बहुत सारे तरीके थे. कोई बंदूक से आवाज उठाता था, गरम दल होता था, कोई उनके खिलाफ लोगों को तैयार करता था, कानून की मदद लेता था, कोई उनमें ब्यूरोक्रेसी में शामिल होकर उनकी खिलाफत करता था, कोई उनके कपड़े जला के. तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी कलम की ताकत से उन पे आवाज उठाते थे. कलम की ताकत, यस, कलम की ताकत मतलब अगर आपके पास कलम की ताकत हो, मतलब आप साहित्य से जुड़े हों, अपनी भाषा और अपने शब्दों के वार से भी आप ब्रिटिश पे या जो जिस पे भी आप वार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. तो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और एक्चुअल में इंडिया में 23 सितंबर पूरी तरीके से उनसे ही जोड़कर देखना चाहिए. 23 सितंबर हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार में, बिहार के बेगूसराय जिले में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि में से एक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म आज ही हुआ था. He was born today in 1908. 1908 में उनका जन्म हुआ और वो उस टाइम के क्रांतिकारियों को देखते हुए पले बढ़े और शुरू से ही उनके अंदर आर्ट एंड उनकी जो पोइट्री की स्किल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. ये इससे प्रूफ होती है क्योंकि सिर्फ 12 साल की आयु में when he was only 12 year old in 1924 उनका फर्स्ट आर्टिकल वहाँ की लोकल न्यूज, जिसका उस न्यूज़पेपर का नाम था छात्र सहोदर, में छपा था. इसके बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी. इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पे, उनके होने वाले हिंदुस्तानियों पे अत्याचार के बारे में बहुत सारी उन्होंने लिखी. उसके अलावा इन्होंने रश्मिरथी इनकी बहुत फेमस रही है, उर्वशी या परशुराम की प्रतीक्षा, समर शेष है या विजय संदेश, इनके द्वारा लिखी हुई. और बाकी या इनकी लाइफ के बारे में जिक्र करने से पहले हम पहले 4 लाइनें सुनते हैं. ये सुनिए. सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा,
33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। भूषणता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिर्फ 4 लाइनें थी। इनकी बहुत सारी ऐसी लिखी हुई लाइनें हैं जिनको आप सुनकर आप बहुत ही प्रेरित हो सकते हैं। उस टाइम में उनकी लाइनों को सुनकर, इनकी कविताओं को सुनकर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें जोश बढ़ जाता था। आज़ादी के बाद के कंडीशंस पे भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सम ऑफ देम आर इन योर सिलेबस आल्सो। बहुत गरीब परिवार से जन्मे मिस्टर रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी जिंदगी में अपनी आर्ट एंड कल्चर की मदद से अंग्रेजों की खिलाफत करते हुए बहुत कामयाबी भी पाई थी। जब आज़ादी से पहले जो इन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे उसकी वजह से इनको राष्ट्र कवि का भी सम्मान मिला। तो ये भी एक जीके का 1 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी का राष्ट्र कवि भारत में किसको कहा जाता है, तो आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। बाद में चलकर एक टाइम में 1952 से 1964 तक के ये एज एमपी राज्यसभा में मेंबर भी रहे, एक सांसद के तौर पे काम किए, एक राजनेता के तौर पे रहे और 65 साल की एज में 1974 अप्रैल मंथ में इनका डेथ हो गया। तो ये कहानी थी रामधारी सिंह दिनकर की जो 23 सितंबर को जन्मे, यानी आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। इनको यादगार इनकी याद में पटना में एक चौराहे का नाम रामधारी सिंह दिनकर या दिनकर चौराहे के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर इनकी प्रतिमा, एक स्टैचू भी लगी हुई है। कभी आप पटना जाएं तो उस चौराहे पर जरूर जाएं। आते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की तरफ। 23 सितंबर से और क्या जुड़ा हमें मिल सकता है, तो 1846 में एक एस्ट्रोनॉमर जॉन गॉटफ्रीड गैले, जिन्होंने हम पढ़ते हैं ना कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह प्लैनेट्स हैं, तो हम कहते हैं देयर आर 8 प्लैनेट्स। जो नेपच्यून है सबसे लास्ट वाला जिसका नाम आता है, उसकी खोज करने वाले हैं जॉन गॉटफ्रीड गैले। और आज ही के दिन 23 सितंबर को 1846 में ये खोज की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, जो आज आप ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स में पढ़ाई कर रहे हो और आप कहते हो कि मेरे मार्क्स कम आते हैं, मैं आपको बताऊं, इन्होंने, ये जो एस्ट्रोनॉमर हैं, सिर्फ कागज और कलम, जहां पे इनके पास कैलकुलेटर भी नहीं था, इनके पास कंप्यूटर भी नहीं था और बहुत बड़ा कोई टेलीस्कोप भी नहीं था, सिर्फ कागज और कलम और अपने नॉलेज की मदद से इन्होंने एक पूरा ग्रह ढूंढ लिया 1846 में, और आज तक उस ग्रह के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। सो दिस इज स्पेशल शॉट आउट फॉर एस्ट्रोनॉमर जॉन गॉटफ्रीड गैले। टेक्नोलॉजी और मोबाइल इंडस्ट्री और इंटरनेट में हम बहुत आगे बढ़ते गए। आज का दिन 2002 में एक नई ब्राउजर प्लेटफॉर्म लेकर आता है जिसको हम जानते हैं फायरफॉक्स के नाम से। आप में से बहुत सारे यूज करते होंगे मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट चलाने के लिए। सो मोजिला फायरफॉक्स आज ही के दिन 2002 में लॉन्च हुआ था। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ 23 सितंबर। नाउ लेट्स बैक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। एंड इम्पोर्टेंस में आज हमारे पास बहुत सर्च करने पे हमें मिला है कि ये गल्फ कंट्रीज में जो सबसे बड़ी गल्फ कंट्री है उसका नाम है सऊदी अरबिया। जैसे इंडिया में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सो आज सऊदी में नेशनल डे मनाया जाता है। 1932 से पहले सऊदी अरबिया नाम का कोई देश नहीं था। 1932 में मल्टीपल प्रिंसिपलिटीज को मिलाकर किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया बनाया गया और 2005 से वहां के किंग ने हर 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे घोषित किया और जैसे आज भी वहां पर पब्लिक हॉलिडे है और वहां के लोग बड़े धूमधाम से नेशनल डे मनाते हैं या फिर सऊदी नेशनल डे के भी नाम से इसको जाना जाता है। ये भी जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ द डे में हम आज जानेंगे कि टुडे इज नेशनल डे इन सऊदी अरबिया। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मूव टू द न्यूज बुलेटिन।
Welcome back to the Crescent News Bulletin, and today I have come with 3 news for you. First one is related to a country from Asia, and that is Thailand. थाईलैंड के बारे में एक न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा। थाईलैंड जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कंट्री है, जैसे इंडिया एक आजाद देश है, फ्री देश है, जहां पर हम जो अपना सुप्रीम लीडर होता है, जिसको हम प्रधानमंत्री के नाम पे जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, उसको हम खुद वोट देते हैं और चुनते हैं। लेकिन थाईलैंड में ऐसा नहीं है। वहां पे एक राजशाही सिस्टम है। एक संविधान तो है, लेकिन वो संविधान को भी ऊपर रख के चलता है, उससे भी ऊपर रहता है राजा। तो राजा की मनमानी, उसके सुपर पावर और उसके हर चीज पे कंट्रोल, खास करके फाइनेंशियल कंट्रोल, ये कोरोना में हर कंट्री का नुकसान हुआ है। इस टाइम में वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और राजा और अपने संविधान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हालांकि थाईलैंड जो शब्द है, उसका थाई का मतलब ही होता है आजाद, आजाद लोगों का देश। बट कहीं ना कहीं ये देश सिर्फ नाम का आजाद है। यहाँ पर पूरी तरीके से राजा और उसके नियमों को ही मानना पड़ता है। अब जो कि हम थाईलैंड की बात कर भी रहे हैं, तो मैं अगर बताऊं आपको, तो आपको पता चलना चाहिए कि इससे पहले कम से कम 20 बार थाईलैंड का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा चुका है। अब फिर एक लड़ाई चल रही है थाईलैंड के संविधान के एक्ट्स में, या पूरी तरीके से संविधान को बदलने के लिए, ताकि थाईलैंड के आम जनता को ज्यादा से ज्यादा पावर मिल पाए, और सबसे बड़ी पावर कि वो अपने राजा के खिलाफ अगर वो कुछ गलत करता है वो बोल पाए। तो ये पहली न्यूज थी। सेकेंड न्यूज इज रिलेटेड, आई वॉज लुकिंग ए लॉट, बट आजकल जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो सिर्फ बॉलीवुड, रिया एंड सुशांत, इतने सारे 3 महीने से न्यूज चल रहे हैं। तो एक न्यूज जो सामने आई है वो हमारे बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है जैसे कि आज 2-1 दिन से टीवी पे आप देख रहे होंगे, बॉलीवुड में बहुत सारे, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम ये ड्रग्स और इन सब में आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण जैसे भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ एक तरीके से हमारे छोटे या जो टीनेजर, ये जो 13 से 18 साल 20 साल की उम्र के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ ये न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक अपने आप में सीख भी है कि लाइफ में, जिंदगी में जब हमें कामयाबी मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पैसे कमाने में आगे बढ़ रहे हो, या नॉलेज में, या पोजीशन में, तो हमें बहुत गलत ऑप्शंस भी मिलते हैं। शायद इन लोगों को भी मिले होंगे, बट अगर 2 साल 4 साल या 5 साल या इवन 10 साल पहले भी हमने कुछ गलतियां की हैं, तो हम कामयाबी के किसी भी शिखर पे हों, हमें वो दिन वापस परेशान करने एक बार जरूर आता है। तो कभी भी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा मौका आपको मिलता है जहां पर आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन में इधर उधर बहक सकते हैं, आपको इन सब न्यूज से सीखना चाहिए और खुद को रोकना भी चाहिए। तीसरी न्यूज जो मैं लेकर आया हूं वो ये है कि ये लोकल न्यूज है हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश से है। जो लोग भी टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ताजमहल को वापस से रीओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। कोविड सिचुएशन में ताजमहल 188 दिन तक बंद रहा, जितना हमारा स्कूल बंद रहा, और अब ताजमहल ओपन है। अब कोई भी ताजमहल पे विजिट कर सकता है। यस, सम कोविड स्पेशल रूल्स हैव बीन अप्लाइड, यू कांट मेक कैश पेमेंट एंड ऑल, जिसके लिए आप डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। इफ यू आर प्लानिंग फॉर आगरा, डोंट फॉरगेट टू विजिट ताज। So this was the news bulletin. Thank you so much. Now we'll be back with the GK question round. Thank you. Welcome to the GK question round, and yesterday I had given you 2 questions for junior and senior. I'm really very happy I have got more than 75 comments. So let's back to the today's question. Before asking the question, I would like to give a big thank to K. Aswarya Anand. He's a new student of class 8 and he had given me these 2 questions. He requested me to ask. So credit goes to K. Aswarya Anand, and thank you so much, beta. So question for the junior, means class 1st to 5th, is who has been appointed as the new chairman of Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC का नया चेयरमैन कौन अपॉइंट किया गया है? I would like to give you 4 options, and the option number A is John Joseph, option B Vanjana N Sarna, option C Mahendra Singh, and option D S Ramesh. These are the 4 options you have. What you have to do, simply what you did last day,
you have to find out the correct answer and type your name and junior and then the correct answer in the comment box. Now question for the seniors. It's very interesting question and current affair question and important question of GK. Who has been appointed as the acting chairman of यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी के भी नाम से जानते हैं, तो इसमें नए एक्टिंग चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? नाउ लिसन ऑप्शंस वेरी केयरफुली. ऑप्शन ए अरविंद सक्सेना, बी सुधा जैन, सी कीर्ति कुमार एंड डी ओमी अग्रवाल. सेम your name, and then senior and then your correct answer in the comment box. I'm waiting for your answers within 2 hours. And this was the GK round. Thank you so much. Have a great day.